Assalamualaikum dear readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. उर्दू रोमांटिक नावल तुम मेरा इश्क हो, किस्त नंबर 75, कलम एनी राजपूत। नहीं, हाथ मत लगाओ मुझे, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे गंदा मत करो प्लीज़। वो डरी सहमी सी दीवार के साथ चिपकी थी। भूरी आंखों से आंसू बहते गालों को भिगो रहे थे। उसकी बात को सुन शेर के कदम एक पल को रुके थे। ये सोचकर बेसाख्ता ही उसके लब फैल गए कि वो उसे गैर मुस्लिम समझ रही थी। शेर घुटनों के बल उसके करीब बैठा। पीछे दीवार होने की वजह से वो मज़ीद पीछे ना खिसक पाई। उसके बदन पर मौजूद वो टैटू देख वो फ़ौरन अपनी आंखें मीच गई, जबकि शहीद अब उसके चेहरे के एक एक नक्श को देख रहा था। जब उसकी नज़र पड़ी शाह के गुलाबी गाल पर मौजूद उन उंगलियों के निशान पड़ गई, जिसे देख वो ठिठका। होंठ के किनारे से खून की लकीर थोड़ी बहुत जम चुकी थी। थोड़ी तक जम चुकी थी। बेसाख्ता ही दिल में ये बात आई कि उस पर हाथ किसने उठाया था। कारिब। ये जहन में आते ही कि इस लड़की को उठवाने की जिम्मेदारी उसने कारिब को दी थी। शेर की आंखों से वहशत टपकने लगी कि वो होता कौन था उसकी पड़ी पर हाथ उठाने वाला। शेर ने अपना हाथ उठाया और अपनी शहादत की उंगली को उसकी गाल पर रखा था कि पड़ीशा जो आंखें मूंदे बैठी थी उसके लम्स पर बुदक कर पीछे हटना चाहा कि उसका सर पीछे दीवार से जा लगा था, जिसकी वजह से उसके मुंह से सिसकी निकली थी। क्यों मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो? शेर की भारी आवाज़ गूंजी थी। मुझे हाथ मत लगाओ, मुझे गंदा मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाती कामती आवाज़ में दुहाई दे रही थी। कारिब। अगले ही पल शेर की धार उस कमरे के दरो दीवार हिला गई और वहीं पड़ीशा चीख मारती अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख गई थी। डर और खौफ से उसका जिस्म तो पहले ही कांप रहा था, अब बस जान निकलना बाकी रह गई थी। वो मुसलसल कारिब का नाम लिए दहा रहा था और वो होशो हवास से बेगाना होती वहीं बेहोश हो चुकी थी। शेर ने उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब किया और फिर उसके चेहरे पर फूंक मारते बालों की लिट को उसके चेहरे से हटाया था। उसे अपनी बाहों में भरे वो बेड की जानिब उठा गया और फिर उसे नरमी से तकिए पर लटाते उसके ऊपर कंफर्टर रोया था। वो नहीं जानता था कि उस लड़की के लिए आखिर वो इतना नरम दिल क्यों हो गया था। नज़र जब एक बार फिर से उसके गाल और फटे हुए होंठ पर गई तो शेर तेज़ी से कमरे से बाहर गया था ताकि कारिब के हाथ तोड़ सके। कारिब, कारिब। शेर की दहाड़ पर कारिब जो शावर लिए गुनगुना रहा था। बेसाख्ता ही अपनी जगह से उछला था। ये शेर को क्या हो गया? इसका काम तो मैं वक्त से पहले ही कर दिया। था मैंने। कारिब को वाकई समझ ना आई कि उससे गलती क्या हुई थी जो शेर उसे यूं गुस्से से पुकार रहा था। कारिब अभी अपने दिमाग पर जोर डालते सोच ही रहा था कि धाड़ से उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। वो जानता था कि शेर ही होगा, इसलिए थूक निकलते फ़ौरन से बात गाउन पहने बाहर आया था, क्योंकि कपड़े पहनने में टाइम लग जाना था और शेर का गुस्सा मज़ीद बढ़ जाना था। वो जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोले बाहर आया, शेर ने उसे गर्दन से दबोचे दीवार से लगाया था। हाथ कैसे लगाया तुमने उसे? शेर उसके चेहरे पर फनकाड़ा तो कारिब ना समझी से उसकी तरफ देखने लग गया कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा था। शेर, कारिब ने उसे नरम लहजे में पुकारा था। उसकी आंखों को देख वो जान चुका था कि वो अपने ड्रग्स के नशे में था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो ड्रग्स लेने के बाद आज अपने कमरे से बाहर मौजूद था, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता था। वो रात के इस वक्त अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। कारिब, मेरी बात का जवाब दो, तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया? शेर ने उसकी गर्दन पर गिरफ्त मजबूत की थी।
तुम किसकी बात कर रहे हो शेर? मैंने तो किसी पर हाथ नहीं उठाया। कारिब के लहजे में अभी भी उसके लिए वही नरमी और एहतराम था। वो जानता था कि शेर कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। जिंदगी देने वाला जिंदगी छीन थोड़ी ना सकता था। काड़ी की बात सुन के उसने किसी पर हाथ नहीं उठाया। शेर की गिरफ्त ढीली हुई थी। वो झटके से उसे छोड़ते पीछे हटा था। फिर अपने बालों में हाथ फेरते एक गहरा सांस लिया था। और वहीं काड़ी उसके जहन में एकदम ही झमाका सा हुआ था कि कहीं शहीर उस लड़की के बारे में तो बात नहीं कर रहा था। शेर, मैंने तो उस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, उससे मारना तो दूर की बात है। कारिब की आवाज़ पर शेर ने मुड़कर उसे देखा था। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान हैं। कारिब, किसने उस पर हाथ उठाया? शेर का सवाल अब भी वही था। वो यानी कि उस औरत ने हाथ उठाया उस पर। वो यहाँ कैसे आई कारिब? अगर कारिब ने यह हरकत नहीं की थी तो मतलब साफ था कि एलिज़े यहाँ आई थी। हाँ, कारिब ने अभी कुछ देर पहले एलिज़े को ही तो बताया था कि वो इस लड़की को शेर के बेसमेंट में बंद कर चुका है, तो ज़रूर वो यहाँ आई होगी। मेरी मानो तो उसे वापस भेज दो शेर। तुम बदले के लिए किसी लड़की को इस्तेमाल नहीं कर सकते। काड़ी परीक्षा की हालत देख समझ चुका था कि वो बहुत नाजुक थी। उसका उनकी इस खाली दुनिया में कोई काम ना था। नहीं, वो अब कहीं नहीं जा सकती काड़ी, शेर ने अटल लहजे में कहा था। कि काड़ी वो सर झटक रह गया था। अभी कुछ देर पहले वो उसके चेहरे पर निशान देख वावेला मचा रहा था और अब उसे यहाँ से भेजना भी नहीं चाहता था। तो फिर इसके साथ क्या करना है शेर? कुछ नहीं, मैं उसे अपने पास रखूँगा, किसी को उसे हाथ लगाने तक की इजाज़त नहीं दूँगा। शेर इस वक्त क्या कह रहा था कारिब को कुछ समझ नहीं आया था। वो औरत उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी शेर, ये बात तुम भी जानते हो। कारिब ने उसे हकीकत से आगाह किया था कि वो जो सोच रहा था वो नामुमकिन था। ये पैलेस मेरा है कारिब, और यहाँ मेरी हुक्मरानी चलेगी। उस औरत को उससे दूर रखो। और हाँ, डॉक्टर बुलाकर उसका चेकअप करवाओ, वे बेहोश हो चुकी है। शेर ने अपने चकराते सर को थामा और कारिब को हुक्मिया लहजे में कहता उसके कमरे से बाहर आ गया था। दिलो दिमाग में एक अजीब सी जंग चलने लगी थी। वो नहीं जान पा रहा था कि उस लड़की की भूरी आंखों में देखते वो क्यों उससे नरम रवैया इख्तियार कर रहा था। उसके सीने में मौजूद वो खून का लोथड़ा आखिर क्यों उसे देखते इतनी तेज़ी से धड़क रहा था, यूं जैसे अभी उसका सीना चीर कर बाहर आ जाएगा। वो अपनी कैफियत नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अपने दुश्मन की बेटी के लिए वो इतना रहमदिल क्यों हो रहा था। आखिर क्यों वो उसकी गाल पर उंगलियों के निशान देख तड़प रहा था। दिमाग साए साए कर रहा था और उसे इस वक्त पुरसुकून सिर्फ वही चीज़ कर सकती थी। शेर लड़खड़ाते कदमों से कारिब के कमरे से निकला और फिर अपने डार्क रूम में दाखिल होते दरवाज़ा लॉक कर गया था और गिरने के अंदाज में अब सोफे पर नीम दराज हुए उस नशे को खुद में उतार रहा था। वहीं कारिब शेर की बात सुन कितने ही पल साकित रहा था। उसे जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि शेर उससे क्या कह कर गया था। कारिब के लिए ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि वो उस लड़की की इतनी फिक्र कर रहा था। वो जो इंसानी जान लेने में 2 सेकंड लगाता था, इस कदर बेदर्दी से अपने दुश्मन की सांसें खींचता था। आज अपनी दुश्मन की बेटी के लिए हमदर्दी दिखाए, उसके लिए डॉक्टर बुलवाने का कह रहा था। वो 7 साल का था जब से शेर को जानता था। वो उसकी रग रग से वाकिफ़ था। उसके बोलने से पहले ही उसकी हर बात को समझ जाता था। मगर आज वो उसे समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शेर उस लड़की के लिए हमदर्दी क्यों दिखा रहा था। क्योंकि जितना वो उसे जानता था उसकी ज़िंदगी में औरत नाम का कोई वजूद नहीं था। उसे औरत से सख्त नफ़रत थी और उसके दिल में ये नफ़रत डालने वाली उसकी सौतेली माँ अलीज़े थी। खैर, अब शेर ने हुक्म दिया था तो कारिब को उसे बजा लाना ही था।
इसलिए जल्दी से ड्रेसिंग रूम में बंद हुए अपने कपड़े पहनने लगा। कुछ ही देर के बाद वो एक लेडी डॉक्टर को लिए परीक्षा के कमरे में दाखिल हुआ था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उस लड़की की पलकों में जंबिश हुई थी, यानी कि वो होश में आ चुकी थी। कारिम ने अंदर आते एक सरसरी सी निगाह उस लड़की पर डाली थी और वो जान चुका था कि वो इस वक्त होश में आ चुकी थी और अपनी आंखें अब ज़ोर से नीचे यूं ही लेटी थी। डॉक्टर ने जैसे ही आगे बढ़े उसका हाथ पकड़े नब्ज़ देखना चाही तो परीक्षा चीख मारती उठकर बैठी थी। उसे लगा था फिर से वही शख्स आ गया था जिसके बदन पर वो खौफनाक टैटू मौजूद, लेकिन नहीं, अब की बार उसके सामने दो नए ही लोग मौजूद थे, जिसमें से एक लेडी डॉक्टर थी और दूसरा कारिम। रिलैक्स मैडम, मैं बस आपकी नब्ज़ चेक कर रही हूँ, लेडी डॉक्टर ने परीक्षा की हालत देख नरमी से पुकारते कहा था। उस लेडी डॉक्टर के बोलने के अंदाज पर परीक्षा आगे बढ़ी और झट से उसका हाथ थाम लिया था। मुझे मुझे यहाँ से ले जाएं प्लीज़, ये मुझे किडनैप कर लाए हैं, परीक्षा ने रोते हुए कहा। तो डॉक्टर ने मुड़कर एक नज़र कारिब को देखा था और उसके चेहरे की सख्ती को देख थूक निगलते फिर अपना काम करने लग गई थी। वो कितने ही आप यहाँ बैठे मैडम, मैं आपका बुखार चेक करती हूँ। वो कितने ही घंटे यूं ही ठंडे फर्श पर सर्दी से कांपती रही, जिसकी वजह से उसे वाकई टेम्परेचर हो गया था। परीक्षा के जो लेडी डॉक्टर का हाथ थामने पर डॉक्टर ने यही महसूस किया था, नहीं मुझे यहाँ से ले जाएं, ये लोग मुझे मार देंगे। परीक्षा ज़ियानी कैफियत में चीख रही थी, पहले अलीज़े फिर शेर और कारिब का सामने आना। परीक्षा नहीं जानती थी कि वो इस वक्त कहाँ और किस जगह मौजूद थी, लेकिन उसे उन लोगों से खौफ महसूस हो रहा था और अब वो एक पल भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। इसलिए बार बार डॉक्टर से उसकी मदद करने के लिए कह रही थी और वो डॉक्टर वो अपनी जगह मजबूर थी। कारिब उसे पहले ही धमकी दिए लाया था कि अगर उसने यहाँ की बात बाहर किसी को बताने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार डालेगा, इसलिए अब चाहकर भी उस लड़की की मदद नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने अपने हाथ परीक्षा के हाथ से ज़बरदस्ती निकाले, फिर जल्दी से अपने ब्रीफ केस में से पेंसिल निकाले, कुछ दवाइयाँ लिखी थी। इस दौरान उसके हाथ मुसलसल कांप रहे थे और वजह कारिब का यूं खूनख्वार नज़रों से उसे घूरना था। उसने जल्दी से मेडिकल स्लिप पर कुछ दवाइयाँ लिखीं और उसे कारिब के सामने बढ़ाया था। कारिब ने गर्दन हिलाए उसे कमरे से बाहर जाने का इशारा किया तो वो एक आखिरी नज़र उस लड़की पर डालती, फिर सर झटकते वहाँ से जा चुकी थी और परीक्षा की यूं आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। क्यों रो रो कर खुद को बीमार कर रही हूँ, मैं बार बार डॉक्टर को नहीं लेकर आऊँगा, अभी ये दवाइयाँ भेजता हूँ, खा लेना। कारिब के लहजे में भी वही चट्टानों सी सख्ती थी जो कुछ देर पहले उसे शेर की आवाज़ में महसूस हुई, मगर शेर के मुकाबले में कारिब से उसे ज़्यादा खौफ महसूस नहीं हुआ था। उससे परीक्षा की हालत पर अफसोस भी हो रहा था कि वो कैसे उसकी फैमिली से जुदा किए यहाँ ले आए थे। मुझे नहीं कोई दवाई खानी, मुझे यहाँ से जाना है, मेरे बाबा साईं अम्मा साईं अब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। परीक्षा ने हिम्मत करते कारिब के सामने हाथ जोड़ते मिन्नत भरे अंदाज में कहा था कि वो उसे यहाँ से जाने दे, उसकी फैमिली उसका इंतज़ार कर रही होगी। और कारिब जो कि उसकी मेडिकल स्लिप को थामे कमरे से बाहर जाने वाला था, परीक्षा के मिन्नत करने पर उसके कदम बेसाख्ता ही रुक गए थे। कारिब ने जैसे ही मुड़कर उसे गस्सीली नज़रों से देखा तो यूं अचानक ही उसकी नज़र परीक्षा की आंखों के रंग पर गई थी। हाँ, ये आंखों का भूरा रंग, उसकी आंखें भी तो बिल्कुल परीक्षा की आंखों की तरह भूरी ही तो थी। खैर, कारिब ने फ़ौरन ही अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला और फिर से वापस जाने के लिए मुड़ा था। प्लीज़ प्लीज़ भाई, मुझे यहाँ से जाने दो। परीक्षा को इस वक्त शाज़ल की बेइंतहा याद आ रही थी, इसलिए उसके मुंह से बेसाख्ता ही ये लफ्ज़ निकला था। वो कारिब को भाई कहकर पुकार गई थी और कारिब वो अब की बार अपने कदम नहीं उठा पाया था। भाई, ये लफ्ज़ सुने उसे सदियां बीत चुकी थीं।
वो वापस मुड़ा और अब की बार उसके करीब कदम उठाए कुछ फासले पर खड़ा हो गया था कि उसके यूं करीब आने पर परीशा कंफर्टर पर गिरफ्त मजबूत किए बेड पर पीछे की जानिब खिसकने लगी थी। डरो मत, भाई कहा है तो बेतबार भी करो। उसे डर खौफ से पीछे की जानिब सरकते देख कारिब ने नरम लहजे में कहा कि उसके अल्फाज सुन परीशा की आंखों से आंसू थम गए थे। उसके दिल में वाकई ये उम्मीद जा गई थी कि ये शख्स उसे यहाँ से जाने देगा। मुझे मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़। परीशा ने फिर से वही अल्फाज कहे तो कारिब ने गहरा सांस भरा था। अब उसके सामने उसकी नज़रें झुकी हुई थी और वो उसे नज़र भरकर नहीं देख रहा था, मगर उसके बार बार एक ही बात कहने पर वो सर झटक कर रह गया था। उसके इख्तियार में होता तो वो भी और इसी वक्त उसे बाहिफाजत उसकी हवेली छोड़ा, मगर यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ शेर की थी कि अगर शेर उसे इजाज़त दे देता तो उसे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता था। कारिब दिल में सोच रहा था कि क्यों ना वो शेर से परीशा के बारे में बात करे। वैसे भी वो परीशा से कोई बदले लेने का इरादा नहीं रखता था। अभी कुछ देर पहले शेर की हरकत से उसे यही तो मालूम हुआ था। कारिब बिना उसे कोई जवाब दिए दरवाज़ा बंद किए कमरे से बाहर आ गया। कारिब के यूं बिना जवाब दिए बाहर जाने पर परीशा के रोने में इजाफा हुआ था। नहीं, मैं इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकती, मुझे यहाँ से निकलना है। माऊफ होते दिमाग के साथ वो बेड से उठी और फिर जैसे ही कदम उस फ्लोर पर रखे तो बेसाख्ता ही झिरझिरी ली थी। बाहर इस वक्त शदीद बर्फ़बारी हो रही थी, जिसकी वजह से कमरा भी बहुत ठंडा था। हम बेध्यानी में किसी ने भी इस बात पर गौर न किया कि उस कमरे का हीटर ऑन नहीं था। वो पंजों के बल चलती फिर भागने के अंदाज में दरवाजे तक आई और जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा तो वो लॉक था, यानी कि कारिब उसे बाहर से लॉक करके गया था। ये देख परीशा के रोने में मज़ीद इजाफा हुआ और वो वहीं फ्लोर पर बैठती चली गई थी। आज चूँकि शाहज़ल और परीशा की सालगिरह थी तो अरहान शाह ने मुलाजमों को तमाम तैयारियों का हुक्म कल से ही दे दिया था। जैसे ही उनकी गाड़ी पोर्च में रुकी, हैदर शाह और अरहान शाह तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़े थे ताकि देख सकें कि आखिर उस बॉक्स में उन्हें क्या भेजा गया था। वो दोनों तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ने लगे कि लॉन की जानिब अरहान शाह की नज़र गई और वो वहीं रुक गया। सामने ही बहुत खूबसूरत सा स्टेज तैयार किया गया था और परीशा और शाहज़ल के लिए अलग अलग सालगिरह के केक भी मौजूद थे। अब से 2 से 3 घंटे के बाद 12 बजने वाले थे, यानी कि उन दोनों की सालगिरह थी जिसे सबने धूमधाम से मनाने का सोचा था और परीशा को सरप्राइज़ देना था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि सब कुछ यूँ बर्बाद हो जाएगा। आज ही के दिन परीशा उनसे यूँ जुदा हो जाएगी। हैदर शाह ने अरहान शाह के कंधे पर हाथ रखा कि उसने अपना दिल मजबूत किए अंदर की जानिब कदम बढ़ाए थे, जहाँ सामने ही वो मुलाजिम खड़ा था और उसके करीब ही वो बॉक्स रखा था जिस पर खून के धब्बे थे। शाह साईं, वो ये बॉक्स कोई गेट पर रखकर चला गया, मुलाजिम ने कहा तो अरहान शाह ने उसे इशारे से यहाँ से जाने को कहा था और फिर अपनी आंखों को मीच कर खोलते गहरा सांस भरा और खुद में बड़ी हिम्मत जमा करते इस बॉक्स को थामा था। उसने जैसे ही वो बॉक्स खोला तो उसमें एक चादर मौजूद थी और उस पर एक कागज़ मौजूद था। अरहान शाह ने कांपते हाथों से वो कागज़ उठा कर देखा था। अलीज़े का हक छीना था तुमने, मैंने तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ली। ये अल्फाज पढ़कर अरहान शाह को अपने पाँव से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई थी। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि परीशा के लापता होने के पीछे अलीज़े का हाथ था। उसे तो यही लग रहा था जैसे वो सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था। अलीज़े भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में खुश होगी, लेकिन नहीं, वो उससे इंतकाम लेना नहीं भूली थी। अरहान शाह ने उस बॉक्स में रखी चादर को अपने हाथ में लिया था और परीशा की ही चादर थी।
रहान शाह ने अपनी बेटी की चादर को सीने से लगाया और फिर फूट फूट कर रो दिया था कि तभी शाहजल अंदर आया था और फिर सामने का मंजर देख भागकर अपने बाबा साईं को सहारा दिया था। कि रहान शाह ने शाहजल की मौजूदगी को देख उस कागज़ के टुकड़े को अपनी मुट्ठी में दबा लिया था। उसने बरसों अपने बच्चों से इस बात को छुपाए रखा था। क्या हुआ बाबा साईं? शाहजल ने आज ज़िंदगी में पहली बार अपने बाबा साईं को इस हाल में देखा था। जब रहान शाह के हाथों में परीशा की चादर को देख शाहजल ठिठका था और उसे यही लगा कि शायद किसी ने फिरौती के लिए परीशा को किडनैप किया था। खैर अभी उसके बाबा साईं इस हालत में नहीं थे कि वो उसके किसी बात का जवाब देते, इसलिए शाहजल शाह उन्हें सहारा दिए सोफ़े पर बिठा गया था। जबकि हैदर शाह वो कितनी ही देर हिल नहीं पाए थे। हाँ, वो जान चुके थे कि इस सब के पीछे किसका हाथ था। सारी रात उस ठंडे फर्श पर बैठे परीशा ने रोते हुए गुजारी थी और फिर रात के पिछले पहर न जाने कैसे उसकी आंख लग गई थी। शेर ने जब से परीशा को देखा था उसकी बेचैनी संभाले नहीं संभल रही थी। ड्रग्स लेने के बाद सारी रात वो सगार सुलगार कर बैठा रहा था। दिल बार बार उस लड़की को देखने पर उकसा रहा था और वो उठ कर आया भी था, लेकिन परीशा कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर चुकी थी कि उस औरत के कहे के मुताबिक यहाँ उसकी इज्जत को खतरा था। सुबह का आगाज़ हुआ तो कारिब रेडी हुए शेर के कमरे में आया था। उसने कल रात ही दुबई के लिए निकलने के लिए कहा था, लेकिन आज सुबह हो चुकी थी और वो उसके हुक्म का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो उसे वापस जाने का कहे, लेकिन नहीं, शेर का जैसे वापस जाने का कोई इरादा ही नहीं था। और कारिब वो उससे पूछना चाह रहा था कि आगे का क्या प्लान था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफ़े की पुश्त पर सर टिकाए अपना सिगार लबों में दबाए बैठा था। आँखों की सुर्खी मज़ीद बढ़ रही थी, जिसे देख कारिब ने सर झटका था। यकीनन वो सारी रात सोया नहीं था। उसकी आँखों को देख कारिब को यही महसूस हुआ था। कदमों की छाप पर शेर ने सर उठाए देखा तो उसकी तवक्को के मुताबिक सामने कारिब ही खड़ा था। निकाह ख़्वाह का इंतज़ाम करो कारिब, शेर ने लचकदार लहजे में कहा तो कारिब पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। वो आज उसे यहाँ ये कहने आया था कि वो परीशा को आज़ादी दिए वापस दुबई चले। उसकी बात सुन वो सख्ते में जा चुका था। निकाह ख़्वाह का इंतज़ाम, लेकिन क्यों शेर? हाँ, वो शेर से यूँ सवाल जवाब करने का हक़ रखता था और ये हक़ खुद शेर ने ही उसे दिया था। इसलिए बिला झिझक ये सवाल कर डाला और शेर उसके हकूक़ उसके पास कारिब कि क्यों का कोई जवाब नहीं था। आखिर वो उसे क्या बताता? वो उस लड़की को अपने निकाह में लिए महफूज करना चाहता था ताकि उसके सिवा कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। निकाह ख़्वाह का इंतज़ाम किस लिए किया जाता है कारिब? ज़ाहिर है मैं निकाह करना चाहता हूँ उस लड़की से। और ये कारिब जो सोच रहा था वही हुआ। शेर ने उसे अपने इरादों से आगाह कर दिया था कि वो उस लड़की से निकाह किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। लेकिन शेर कारिब इस वक्त जितना हैरान हो सकता था हो चुका था, लेकिन उसे फिर भी समझ ना आई कि आखिर शेर के इस फैसले के पीछे का क्या मकसद था। मानता हूँ तुम मुझसे सवाल जवाब कर सकते हो, लेकिन अब ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। जब मैंने कहा मैं उस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ तो बस करना चाहता हूँ। मौलवी का इंतज़ाम करो और उस लड़की को भी बता दो। अगले ही पल शेर की मकसूर दहाड़ गूंजी थी जब कारिब उसके नरम लहजे से इस बात को समझ नहीं पाया तो मजबूरन शेर को अपना अज़ली रोबदार लहजा इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसे सुन कारिब ने गहरा सांस भरा था। वो लड़की इस दुनिया में नहीं रह सकती शेर, मेरी मानो, तुम उसे वापस भेज दो। हम किसी और तरीके से बदला नहीं, मैं अब उसे वापस नहीं भेज सकता कारिब। वो यहाँ रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रहेगी। शेर के लहजे में मजबूती
वो रटलपन था जिसे देख कारिब समझ चुका था कि वो ये फैसला कर चुका था और अब उसे पीछे हटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसलिए उल्टे कदमों उसके कमरे से बाहर आ गया था और फिर कितनी ही देर उसके कमरे के बाहर अपना सर हाथों में गिराए खड़ा रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एक ही दिन में शेर को यूँ क्या हो गया था। वो जो इस लड़की को आज़ादी दिलवाने के बारे में सोच रहा था, अब उसी के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रहने पर मनाया। उसे शेर से निकाह का कहने आया था। कारिब ने जैसे ही कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा तो अंदर की जानिब से लॉक होने की वजह से नहीं खुला था और परीशा जो कि दरवाजे के बिल्कुल करीब ही अपना सर घुटनों में दिए बैठी थी, यूँ दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर बेसाख्ता ही अपनी जगह से उछली थी। कौन है? 1 से 2 बार दरवाजे पर इस कदर ज़ोर से दस्तक हुई कि परीशा ने अपने डर पर काबू पाते हुए पूछा था और उसकी डरी सहमी आवाज़ को सुन कारिब को उससे बहुत हमदर्दी हुई थी। उसके कानों में बेसाख्ता ही परीशा का उसे भाई कहना गूंजा था। मैं हूँ तुम्हारा भाई। यह सुनने की देर थी। परीशा अपने आंखों से बहते आंसुओं को हाथ की पुश्त से रगड़ते फ़ौरन से उठी और दरवाज़ा खोल दिया था। भाई के नाम पर उसकी आंखों के सामने शाजल शाह का चेहरा लहराया था, लेकिन नहीं, दरवाज़ा खुलने पर सामने कारिब खड़ा था। परीशा को देख उसने फ़ौरन ही अपनी नज़रें झुका ली थी कि उसके वजूद पर दुपट्टा मौजूद नहीं था। डरो मत, मैं तुमसे कुछ बात करने के लिए आया हूँ। इससे पहले कि परीशा डरती फिर से दरवाज़ा लॉक करती, कारिब की नरम आवाज़ पर उसके हाथ रुक गए थे और फिर जैसे जैसे कारिब उससे बात करता गया, परीशा को अपने वजूद ख़त्म होता महसूस हो रहा था। साइन कर देना बहना, वरना शेर ज़बरदस्ती तुम्हारी इज्जत, कारिब ने उसके सर पर हाथ रखते समझाया था और परीशा उसने आंसुओं से तर आंखों से गहरा सांस भरा था। इस वक्त शाजिल की बेतहाशा याद आई थी। उसने रोते हुए हाँ में सर हिलाते अपनी रजामंदगी दे दी थी और कारिब उसने एक तशक्कुर भरा सांस लिया था। फिर मौलवी का इंतज़ाम करने उसके कमरे से बाहर चला गया था। यूँ कुछ ही देर में वो परीशा रहान शाह से परीशा शहीर खान बन गई थी। दुनिया में जिस शख्स से उसे सबसे ज़्यादा खौफ महसूस होता था, वो इस शख्स की बीवी बन गई थी। अपनी किस्मत पर मातम किए वो फूट फूट कर रो दी थी। उसे मेरे कमरे में भेजो कारिब। वो टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा था और कारिब वो उसकी फरमाइश सुन सकते में जा चुका था। उसने परीशा की इज्जत की हिफाजत करते उसे शेर से निकाह के लिए राज़ी किया था कि वो जानता था शेर को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। शेर वो तुम्हारे कमरे में। कारिब ने परीशा के हक़ में कुछ बोलना चाहा कि शेर की धार ने उसे चुप करवा दिया था। उसे मेरे कमरे में भेजो कारिब, मैं उसे देखना चाहता हूँ। शहीर खान के लहजे में चट्टानों से सख्ती थी और कारिब का दिल किया सामने दीवार में अपना सर दे मारे। यह शख्स उसकी किसी बात को समझना तो दूर की बात है, सुनने को ही तैयार नहीं था। एक बार फिर से वो शहीर की ज़िद के सामने मजबूर हुए। परीशा के कमरे में मौजूद था। वो तुम्हें शेर, मेरा मतलब शहीर बुला रहा है बहना, कारिब ने उसके चादर के लिपटे वजूद को देख कहा था। अभी कुछ देर पहले ही कारिब ने निकाह से पहले जल्दी जल्दी में उसे 2 से 3 चादरें ला कर दी थी। उनमें से एक इस वक्त परीशा के वजूद पर थी। शहीर कौन भाई? परीशा को वाकई मालूम नहीं था कि उसका निकाह किससे हुआ था। उसने सिर्फ कारिब के उसे बहनों वाला मान देने और उसकी हिफाजत की कसम खाने पर इस निकाह नामे के पेपर्स पर साइन कर दिए थे, जिस पर मौजूद दुल्हे का नाम पढ़ने की उसने जहमत नहीं की थी। उसकी मासूमियत पर कारिब ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया था। शहीर तुम्हारा शोहर बहना, जिससे अभी कुछ देर पहले तुम्हारा निकाह हुआ है, कारिब ने कहा तो परीशा के चेहरे पर यकदम ही रौनक आ गई थी। अभी कुछ देर पहले कारिब ने उसे यही कहते निकाह के लिए कन्विंस किया था कि अगर वो ये निकाह कर लेगी तो उसका शोहर उसे यहाँ से हिफाजत इसकी हवेली, उसकी फैमिली के पास ले जाएगा।
चलो आओ मेरे साथ। कारिब ने उसे अपने साथ आने को कहा तो परीक्षा इस उम्मीद के तहत उसके पीछे चल दी थी कि वो उस शख्स से जो कुछ देर पहले उसका शौहर बना था उससे मिन्नत करेगी कि वो उसे जल्द अज जल्द बस उसकी हवेली वापस ले जाए। अंदर जाओ, वो अंदर ही है। कारिब ने वापस मुड़ते परीक्षा को शेर के कमरे की जानिब इशारा किए कहा, फिर साथ ही उसके सर पर हाथ रखा था कि परीक्षा ने हाँ में सर हिलाया था। आप भी मेरे साथ आ जाएं कारिब भाई। जो भी था, लेकिन उसे यूं अकेले में उस शख्स से मिलने जाने में घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए कारिब को अपने साथ चलने को कहा तो कारिब उसके भोलेपन पर सर झटक कर रह गया था। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ शहीद, तुमसे कुछ बात करना चाहता है, तुम उसकी बात सुनकर वापस आ जाओ। कारिब ने उसे तसल्ली दी। हाँ, वो उसके चेहरे पर डर और खौफ महसूस कर सकता था, लेकिन इस वक्त वो खुद शेर के सामने बेबस था। कारिब ने आगे बढ़े शेर के कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर जाने को कहा, जिस पर परीक्षा छोटे छोटे कदम उठाते अंदर दाखिल हुई थी। कमरा इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन सोफ़े के करीब हल्की सी रोशनी मौजूद थी और उस रोशनी में एक वजूद बैठा था। यहाँ मेरे पास आओ। परीक्षा को अपने सामने देख शहीर खान की आवाज़ गूंजी तो परीक्षा बेसाख्ता ही पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी थी। उसे इस आवाज़ से बेहद खौफ महसूस हुआ था। यूँ लग रहा था जैसे वो पहले भी कहीं इस आवाज़ को सुन चुकी थी। मैंने कहा, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। शहीर ने सोफ़े की पुश्त से चेक छोड़ते अपनी थाई पर हाथ रखे फरमाइशी अंदाज में कहा तो परीक्षा की जान लबों पर आई थी। हाँ, वो अंधेरे के बायस उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रही थी, मगर उसके लहजे की तल्खी सुन वो आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। कि एकदम ही कमरे की लाइट रोशन हुई और अपने सामने शहीर खान यानी कि शेर को देख परीक्षा की चीखें गूंजने लग गई थीं। वो जिस शख्स से खौफ खाती थी, क्या उसी की बीवी बन चुकी थी? ये सोच ही परीक्षा दहाड़े मार मार कर रोने लग गई थी। वहीं शहीर खान ने उसे यूं रोता देख अपने सीने को मसला था। वो इस वक्त ढीली ढाली सी ब्लैक शर्ट और ब्लैक ही पैंट में मलबूस था। शर्ट के सिर्फ 2 से 3 बटन बंद थे। गिरे बांध यूँ खुला होने की वजह से उसका टैटू से भरा सीना और उसकी काली आंखों में वहशत देख परीक्षा का पूरा बदन कांपने लग गया था। कौन हो तुम? परीक्षा ने डर और खौफ के ज़ेरे असर अपने लबों को जंबिश दिए कहा। तो शहीद के चेहरे के तासुरात कुछ नरम हुए थे। हाँ, वो अगर उससे उनकी पहचान पूछ रही थी तो वो क्यों ना बताता, और अब उसकी पहचान ये थी कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका शौहर था। तुम्हारा शौहर? शेर ने शौहर लफ्ज़ पर अच्छा खासा जोर दिए परीक्षा के सर पर जैसे बम फोड़ा था। यानी कि उसका डर सही निकला। सामने खड़ा शख्स शहीर खान यानी कि उसका शौहर था जिससे वो खौफ खाती थी। कारिब जो कि कमरे की बाहर ही खड़ा था, परीक्षा के यूँ चीखने पर न चाहते हुए भी धार से दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ था। और परीक्षा वो कारिब को अंदर आते देख फ़ौरन से उसकी पुश्त के पीछे छुप गई थी। मुझे बचा लो कारिब भाई, मुझे उनसे डर लगता है। परीक्षा की सारी उम्मीद टूट चुकी थी, यानी कि उसके साथ धोखा किया गया था। शेर, तुमने बात कर ली हो तो मैं इसे ले जाऊं? परीक्षा की हालत को देख कारिब ने नरम लहजे में शेर को पुकारे कहा था, और शेर उसने घूर कर कारिब को देखा था जैसे उसे कारिब की कही बात बिल्कुल पसंद ना आई हो। ये मेरी बीवी है और आज से मेरे कमरे में ही रहेगी, शेर ने हुक्मिया लहजे में कहा तो परीक्षा ने पुश्त से कारिब की लेदर जैकेट को अपनी मुट्ठियों में थाम लिया था। वो हरगिज़ भी इस शख्स के साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहती थी। हाँ, उसे कारिब पर भी बेतहाशा गुस्सा आ रहा था कि उसने निकाह से पहले क्यों नहीं बताया था कि उसका निकाह किसी और से नहीं, इस अजीबो गरीब इंसान से हो रहा था। लेकिन नहीं, अभी उसे इस शख्स के कमरे से निकालने वाला वाहिद शख्स कारिब ही तो था, इसलिए उससे मदद लेना चाह रही थी। नहीं, मैं इनके कमरे में नहीं रहूँगी, मुझे अपने साथ ले जाओ कारिब भाई।
यूं परीक्षा के मुंह से बार बार कारिब के लिए भाई लफ्ज़ सुनते शहीर ने दाद देने वाले अंदाज में आईब्रो उठाए कारिब को देखा था। यानी कि वो उसकी बीवी से अच्छा खासा रिश्ता भी बना चुका था। शहीर जो उसे परीक्षा का देवर बना रहा था, बोल्टा उसका भाई बन चुका था। अच्छा, तो चलो मैं भी आज देखता हूँ कि तुम्हारा भाई कैसे तुम्हें यहाँ से लेकर जाता है, शहीर खान ने तंजिया लहजे में कहा और सोफ़े की पोस्ट पर अपना सर गिरा गया था। वो जानता था उसकी इजाज़त के बिना कारिब एक कदम भी इस कमरे से बाहर नहीं उठा सकता और ना ही परीक्षा को अपने साथ ले जा सकता है। जारी है।